बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। गुजरात में चुनाव की बयार बह रही है और चुनावी सरगर्मी तेज है और हम मौजूद हैं नर्मदा के तट पर। कहते हैं कि नर्मदा की गहराई को तो हम नहीं आंक सकते, लेकिन हमारे साथ डॉक्टर जगदीश चंद्र मौजूद हैं जो सियासत की गहराई को खूब बहुत अच्छी तरीके से बता सकते हैं। और इसीलिए गुजरात चुनाव में आखिर क्या होने वाला है, इसी का विश्लेषण आज हम करेंगे द जेसी शो में डॉक्टर जगदीश चंद्र के साथ। और इसी क्रूज पर, जिस पर बहुत सारे सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब होंगे और साथ ही विश्लेषण भी गुजरात चुनाव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और हम आप पहुंचे हैं गुजरात के केवड़िया। और केवड़िया में इस वक्त हम मौजूद हैं एकता नगर में। इस वक्त ये है एकता क्रूज और गुजरात में है चुनावी माहौल। लेकिन इस वक्त जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो है विश्व की सबसे ऊंची गगनचुंबी प्रतिमा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि हमेशा जमीन से जुड़े रहे, लेकिन आज आसमान की शोभा बढ़ा रहे हैं। सरदार पटेल के बारे में जितनी बातें कही जाएं वो बहुत कम नजर आती हैं, लेकिन इस प्रतिमा के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात आपको बताऊंगी कि जब तेज हवा की गति होती है तो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवा को ये प्रतिमा सह सकती है। और ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि यहाँ है चुनावी माहौल, और चुनावी माहौल के बीच में जिस तरीके की हवा बह रही है वो हवा किसकी तरफ जाएगी, कौन मजबूती के साथ खड़ा रहेगा, कौन हिलता डुलता नजर आएगा, आज इसी को समझने के लिए हम आ पहुंचे हैं गुजरात के केवड़िया। और जैसा कि आप जानते हैं द जेसी शो, जिसमें हमारे साथ भारत 24 के सीईओ और एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका मैं करती हूं। और आपका विश्लेषण हम सब जानते हैं कि कितना सटीक होता है, और खास तौर से क्योंकि चुनावी मौसम है, चुनावी माहौल है, तो गुजरात को तो हमें समझना ही होगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण गुजरात का विधानसभा चुनाव कई मायनों में 27 साल से बीजेपी जो यहाँ सत्ता पर काबिज है, बाकी पार्टीज इस बार उसको जवाब देने के लिए पूरी तैयारी के साथ जुटी हैं। तो आइए इसी विश्लेषण की शुरुआत करते हैं सर। और सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है, क्योंकि आज जो हमारा शो है उसकी हेडलाइन है मोदी ऑल द वे। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प है, इसके मायने क्या है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं अपनी और आप सबकी तरफ से इस महान पुरुष को प्रणाम करता हूं, और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी को शत शत नमन करता हूं कि उन्होंने ये अवसर दिखाया, इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई, देश का गौरव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके गए। और इन सब के लिए सरदार पटेल को प्रणाम के साथ साथ एक बिग वोट ऑफ थैंक्स टू नरेंद्र मोदी आल्सो। अब रही बात आपके सवाल की कि हेडलाइन क्या है, मोदी ऑल द वे। इसका मतलब साफ है, क्लीन स्वीप इन गुजरात लेड बाय मोदी। और इसका बेसिक कारण ये है कि कांग्रेस को 40% के आसपास वोट मिलते हैं हर बार, 2017 हो चाहे पहले उससे जो है। इस बार वो जो वोट हैं 3 पार्टियों में बंटेंगे, कांग्रेस में बटेंगे, आप में बटेंगे, ओवैसी की पार्टी में बटेंगे। रिजल्ट इज़ क्लियर, मोदी की क्लीन स्वीप है जिसे कहते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी ने कहा पिछले दिनों, और एक मान बढ़ाने के लिए अपने मुख्यमंत्री का उन्होंने कहा कि पिछली बार जो रिकॉर्ड मैंने बनाया था नरेंद्र भाई ने, अब की बार जो भूपेंद्र पटेल जो है मेरे रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। ही सो कॉन्फिडेंट। अमित शाह ने कहा हम सारे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ स्टेट बीजेपी चीफ CR पाटिल। उन्होंने कहा है कि मैंने 82 लाख, हर एक की जिम्मेदारी है 15 वोटर को बूथ तक लेके जाने की, अर्थात 3.5 करोड़ वोटर बीजेपी को वोट देंगे। अब 3 का एवरेज ही मान लें अगर एक पन्ना प्रमुख की परफॉर्मेंस पे, तो 2 करोड़ 40 लाख वोटर भाजपा को वोट देने जाएंगे। तो उन्होंने एक कदम आगे बढ़ के कहा है कि अगर 130 से भी कम सीटें आईं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर 99 से कम आ गई तो व्यंग में उन्होंने कहा कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। तात्पर्य कहने का ये कि लुक एट द कॉन्फिडेंस ऑफ द बीजेपी। और इस क्लीन स्वीप कॉन्फिडेंस का एक मेन कारण ये भी है कि इस बार जो है पाटीदार आंदोलन नहीं है, पाटीदार का अधिकांश वोट जो है ना भाजपा को मिलने वाला है। तो कुल मिला के जो हेडलाइन है हमारी वो अपने आप में स्पष्ट है, मोदी ऑल द वे। और अगर हम चाहें तो गुजरात के सारे चुनावी विश्लेषण को हम केवल इस हेडलाइन के साथ ही आज यहाँ खत्म कर सकते हैं, मोदी ऑल द वे। तो फिर क्या सर मान लिया जाए कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है? ऑफ कोर्स, निश्चित तौर पर सरकार बनाने जा रही है। अब बस देखने की बात इसमें यह है कि नरेंद्र मोदी ने पहले सरकार बनाई थी 2002 में 127 के साथ, उससे पहले एक बार कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी 149 के साथ, बहुत पहले। लेकिन मोदी का खुद का रिकॉर्ड है 127 का, और एक महीने में मोदी अपना रिकॉर्ड
खुद ही तोड़ने जा रहे हैं। श्रेय वो देते हैं मुख्यमंत्री को, अलग बात है, खुद तोड़ने जा रहे हैं। इसलिए स्पष्ट है कि बीजेपी की सरकार दिख रही है और क्लीन स्वीप के हिसाब से दिख रही है, भारी बहुमत से दिख रही है। अर्थात 127 को भी अगर वो क्रॉस कर जाए तो आश्चर्य नहीं। सर, काफी न्यूज चैनल्स ये कह रहे हैं कि 118 से 135 सीटें रहने वाली हैं बीजेपी की गुजरात चुनाव में। आपका अपना आकलन क्या है? क्लीन स्वीप तो ठीक, लेकिन कितनी सीटें भाजपा के खाते में होंगी गुजरात में? जहाँ तक अलग अलग आकलन का सवाल है, सभी न्यूज़ चैनल्स ने, पंडितों ने अलग अलग प्रकार के आकलन दिए हैं। जहाँ तक हमारे आकलन का सवाल है, हम स्वयं कोई आकलन आमतौर पर नहीं करते हैं। हम यह आकलन जो एक जयपुर में हैं डॉक्टर कुमार गणेश अंक शास्त्री हैं, उनके आकलन को हम देखते हैं, उससे प्रभावित रहते हैं। आमतौर पर उनका सही होता है, उनकी सक्सेस रेट है 87%। गुजरात के 3 चुनावों को लेकर उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो सही निकली थी। वो थोड़ा सा नीचे की ओर हैं। वो कह रहे हैं भाजपा 97 to 107, कांग्रेस 66 to 76, और आप और अन्य सभी पार्टियों को वो 9 के अंदर समेटते हैं। लेकिन इस एक आकलन को छोड़ के जो थोड़ा सा हल्की तरफ है, थोड़ा नीचे की तरफ है, बाकी देश के सारे न्यूज़ चैनल, सारे आकलन, CR पाटिल खुद जो है वो स्वयं ये मानते हैं कि इस बार जो है बीजेपी 127 का जो लेवल है उनका, उसको क्रॉस करने वाली है। तो आकलन अपने अपने हैं, चुनाव परिणाम से मालूम होगा, लेकिन वक्त बताएगा कि कौन सा आकलन सही है। संभावना ज़्यादा जो है इस एक ज्योतिष के आकलन को छोड़ के बाकी आकलन की संभावना ज़्यादा लगती है, जिसमें 127 प्लस बीजेपी के आने के आसार हैं। आपके विचार से गुजरात के अगले भाजपाई मुख्यमंत्री कौन हों? वैसे तो ऑन रिकॉर्ड तो घोषणा कर चुके हैं पब्लिकली अमित शाह कि अगले मुख्यमंत्री यही होंगे, भूपेंद्र पटेल कंटिन्यू करेंगे। लेकिन भाजपा की राजनीति में कब फैसला बदल लें, जन भावना को देखते हुए, फीडबैक को देखते हुए नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर किसी कारण से या ज्योतिष आकलन के हिसाब से या जन्मपत्री के हिसाब से अगर CR ये अगर अपने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल किसी कारण से अगर भूपेंद्र पटेल नहीं बनते हैं, तो फिर नंबर 1 कंटेंडर मुझे CR पाटिल इसमें दिखाई देते हैं, जो वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर नॉमिनी इन गुजरात अपार्ट फ्रॉम अमित शाह, JP नड्डा और अदर पीपल और द चीफ मिनिस्टर जो है ये। तो हो सकता है उनका नंबर लग सकता है। बाकी देखिए पिछली बार सिलेक्शन कैसे हुआ था यहाँ चीफ मिनिस्टर का, तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह का अपना एक तरीका है। जब पर्यवेक्षक यहाँ पे आए तो पर्ची खुली 5 मिनट पहले, तो देखा तो नाम था भूपेंद्र पटेल का, ढूंढा ऑब्जर्वर्स ने कि वो मौजूद हैं भी कि नहीं, देखो भाई, फिर पता लगा बैठे हुए सामने कोने के अंदर लाल कमीज पहने हुए जो है लो प्रोफाइल पर्सन जो है, तो उन्हें कहा भाई आगे आ जाइए। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो पीछे ही ठीक हूँ, यहीं रहता हूँ, पीछे अच्छा है। तो सबने एक पल के लिए सोचा कहा नहीं आगे तो लाना पड़ेगा इनको, तो कहा नहीं आप आगे आ जाइए। आगे आ गए और 3 मिनट के अंदर पर्ची खुलते ही वो मुख्यमंत्री बन गए। तो जिस पार्टी का ऐसा आकस्मिक स्टाइल हो, सरप्राइज़ देने का स्टाइल हो, फैसले चौंकाने वाले देने का स्टाइल हो, तो निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता कि भूपेंद्र पटेल की जन्मपत्री और अमित शाह की घोषणा ये मैच करेंगे कि नहीं कहा जा सकता। लेकिन निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री होगा जो इनके पसंद का होगा, आला कमान का होगा, नॉमिनी होगा, दैट्स ऑल। सर, पिछले 30 वर्ष की बात की जाए तो पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है गुजरात में, और अब तक तीसरा पक्ष जो है इतना सफल नहीं रहा है। लेकिन ये त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण भाजपा पर क्या असर पड़ेगा? भाजपा पे कोई असर नहीं है। भाजपा इज़ लकी, भाजपा इज़ बेनिफिशियरी। मैंने कहा ना, जो त्रिकोण मुकाबला हो रहा है वो 40% वोट शेयर के लिए हो रहा है, जो पहले कांग्रेस को मिलता था। तो टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, कोई 20 पे आएगा, 15 पे आएगा, 10 पे आएगा, इन ए वे जो है ये। तो बीजेपी इज़ नॉट ए लूजर, इट इज़ गोइंग ओनली टू गेन एंड गेन। सर, इस मुकाबले में कांग्रेस कितनी प्रभावी होगी? अब देखिए, इस मुकाबले में कांग्रेस हैज़ टू लूज़ बेसिकली। कांग्रेस के पास जो 40%, 38%, 41% शेयर था जो, वो बटेगा लोगों में, तो कांग्रेस तो लूज़ करेगी। अब संभावना इस बात की है, जो जैसे आकलन, एक आकलन जो कह रहा है, बाकी आकलन तो कांग्रेस के लिए कह रहे हैं कि भाई 20-25 सीट और समथिंग ऐसे चलेगा। एक आकलन जो है पंडित का, जो अंक शास्त्री हैं कुमार गणेश, उनका ये कह रहा है कि ये 66 से 76 के बीच आ सकती है। तो वो एक एक्सेप्शन है उस आकलन को अगर देखा जाए तो। बाकी तो कांग्रेस इज़ ए लूज़र along with all other parties. The only gainer is BJP, नरेंद्र मोदी। सर, दिनांक 7 सितंबर से शुरू हुई राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का क्या असर दिखेगा चुनाव पर गुजरात के? नहीं, गुजरात के चुनाव में कोई खास असर नहीं है। बथुआ सा मोराल ज़रूर बनता है वर्कर का, कार्यकर्ता का, कि राहुल जो बिल्कुल साइड लाइन दिखते थे, एक तरह से उनको कहने लग गए थे लोग, एक तरह से चाइल्ड के तरह ऐसे भाषा में यूज़ करने लगे थे उनके लिए। तो वो थोड़ा सा मैच्योर दिखने लगे हैं, थोड़े से बड़े दिखने लगे हैं, थोड़ा गंभीर दिखने लगे हैं। तो उसका जो एक्सटेंडेड मॉरल इन्फ्लुएंस है वो गुजरात में पड़ेगा।
2 रैलियां उन्होंने करी हैं यहाँ आकर के सूरत और राजकोट में, अच्छी रैलियां थी। चीफ मिनिस्टर राजस्थान अशोक गहलोत उनके साथ थे, लेकिन वो सेरेमोनियल रैलियां हैं। उन रैलियों में जो प्रेजेंस थी वो नॉर्मल थी, कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राउड उनमें नहीं आया। तो और राहुल यात्रा यहाँ पे कर नहीं रहे हैं, अभी तक के इंडिकेशन ये है कि शायद वो यात्रा में यहाँ पे नहीं आएंगे, भारत जोड़ो यात्रा में। तो कुल मिला क्या है कि वहाँ जो यात्रा में उनका जो थोड़ा इन्फ्लुएंस या पर्सनैलिटी मेकअप हो रहा है वहाँ पे, उसका मोरल इन्फ्लुएंस गुजरात में पड़ेगा, लेकिन उस संभावित फ़ायदे को आप और ओवैसी की पार्टी जो है ये ख़त्म कर देंगे या डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन सर, क्या ये सही है कि केरल से राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई, भाजपा के वरिष्ठ स्तर पर एक चिंता का माहौल बना रही है? चिंता तो नहीं, कंसर्न ज़रूर है, और कंसर्न इसलिए है नरेंद्र मोदी अमित शाह है ना, ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ़ रहते हैं। ग्राउंड रियलिटी से उनका फीडबैक का सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है। सरकारी एजेंसीज IB इन पे डिपेंड नहीं करते, उनकी अपनी एजेंसीज हैं। तो उनको थोड़ा सा लगा है भी कांग्रेस का मोराल बना है, और खासकर दक्षिण में थोड़ा कांग्रेस का ग्राफ उठा है ऊपर, तो दे आर कंसर्न, क्योंकि तो कोई भी चुनाव हारना नहीं चाहते ना, हर चुनाव को प्रतिष्ठा प्रश्न करके लड़ते हैं। तो थोड़ा सा भी अगर प्रभाव उठेगा तो दे विल टेक अदर स्टेप्स टू डिमोलिश दैट प्रभाव जो है। तो चिंता नहीं है, कंसर्न है। नहीं, लेकिन अगर गुजरात में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो फिर ये चिंता या कंसर्न क्यों? ये कंसर्न 2024 का है बेसिकली, और दूसरा क्या है कि उनको हर चुनाव जीतना है। गुजरात तो एक पार्ट है उसका, अगले साल उनको 3 चुनाव और जीतने हैं, 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 2024 है। तो ये थोड़ा सा जो कंसर्न है उनका वो 2024 को लेके है कि यात्रा चलते चलते कोई ऐसा माहौल नहीं बन जाए, ऐसा नहीं हो जो कि एक डेंट करे उनकी सिचुएशन को। वो तो एक छत्र राज करते हैं ना, उनका जो सिस्टम है, इसलिए उनका कांग्रेस मुक्त भारत, और लगभग स्थिति में आ गए हैं वो। तो वो जो उनका कंसर्न है नंबर 1, और उस कंसर्न को सॉर्ट आउट कैसे करें इसको, उस पर स्ट्रैटेजी बनती है उनकी, दैट्स ऑल। त्रिकोणीय मुकाबले की बात लगातार गुजरात में हो रही है। हमने भाजपा के प्रभाव की बात की, आम आदमी पार्टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी की ट्रेजेडी क्या है कि वो टेक ऑफ तो बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, फिर रनवे पे क्रैश कर जाते हैं, परिणाम नहीं ला पाते हैं। वोट इकट्ठे कर लेते हैं, जिन कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाएंगे 5-7 अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, तो देखिए आप उनमें जाके 15-20 हज़ार 25 हज़ार वोट तो ले जाएंगे जो है, लेकिन उसको विक्ट्री में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। रही बात न्यूज़ चैनल्स की, तो अधिकांश लोगों ने 15 सीट, 20 सीट, 18 सीट इस तरह से घोषणा करी है इसकी जो है। लेकिन हमारे जो हैं अंकशास्त्री, उनका कहना है कि कुल अदर्स के अंदर 9 सीटें हैं अदर देन बीजेपी एंड कांग्रेस। अब इस 9 में आपका शेयर आप देख लीजिए, 2 सीटें, 3 सीटें, 4 सीटें। तो वो जो सोचा था उन्होंने, जिस वो क्या टेक ऑफ बहुत अच्छा करते हैं, फिर कोलैप्स हो जाते हैं आकर के जो है। तो ऐसा लगता नहीं गुजरात में कोई उनका मेजर टेक ऑफ हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। हो जाएगा, जैसे 9 है, 9 में 5 ले जाएँ, 6 ले जाएँ, समथिंग इस तरह से कुछ हो सकता है, मैक्सिमम 7 ले जाएँ, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है उसमें। तो सर, इस चुनाव में आम आदमी पार्टी कोई ब्रेक थ्रू करने जा रही है क्या? नहीं, ब्रेक थ्रू तब होता है जबकि उनका पंजाब का रिपीट हो, उनका दिल्ली की रिपीट हो, विक्ट्री उनकी, वैसा ब्रेक थ्रू जिसे कहते हैं स्वीप जो है एक चुनाव को करना, ऐसा कोई माहौल मुझे दिखाई नहीं देता। मैं 12 साल से गुजरात से जुड़ा हुआ हूँ, ETV के दिनों से। आज भी मैं आया, देखा मैंने, पिछले दिनों में अहमदाबाद आया था जी। ऐसा मुझे नहीं लगा, अखबार पढ़ते हैं, देखते हैं सारा, ऐसा नहीं लगा कि कोई ब्रेक थ्रू करने जा रहे हैं, कोई गेम चेंजर गुजरात में होने जा रहा है। बस है आम आदमी पार्टी का एक खाता खुल जाएगा, आप ये मान लीजिए एक तरह से, दैट्स ऑल। सर, सारा जो चुनावी फोकस है वो नरेंद्र मोदी पर ही केंद्रित है भारतीय जनता पार्टी का, ऐसा क्यों? ही इज़ अ सिंगल हीरो, ही इज़ ऑल इन वन, टोटल जिसे कहते हैं ऑल इन वन, जो मैंने कहा ऑल द वे, इसलिए फोकस है। अकेले नरेंद्र मोदी की जो क्राउड पुलर कैपेसिटी है बीजेपी में नंबर 1 पे हैं, अमित शाह भी नंबर 2 पे आते हैं उनके साथ ही, उनके सेनापति, मोस्ट ट्रस्टेड एलाय, मेड फॉर ईच अदर, ठीक है ना। क्राउड पुलर की जो बात है वो क्राउड पुलर जो है नरेंद्र मोदी है अक्रॉस द नेशन। सबसे बड़ी बात ये है, नॉट ओनली इन गुजरात, अक्रॉस द नेशन कहीं चले जाइए क्राउड पुलर नरेंद्र मोदी हैं, इसलिए बीजेपी ने उन पर सब स्टेक लगा रखा है। एंड ही इज़ द पर्सन जो देखिए कहाँ से कहाँ बीजेपी को लाए, कितने राज्यों में बीजेपी थी, आज बीजेपी कितने राज्यों में है आप देखते हैं। सो ही इज़ द सोल, जिसे कहना चाहिए इंस्पिरेशन। तो सर, इस बार राजनीतिक क्षेत्रों में ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे खुद मुख्यमंत्री हो या अपने लिए चुनाव लड़ रहे हो, इस तरह का उनका एग्रेशन देखने को मिला है, उस तरह का उनका मूड देखने को मिला है। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल लगता है, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। वो चुनाव का ऐसे लड़ रहे हैं जैसे गुजरात का चुनाव लड़ रहे हों, गुजरात विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हों। तो एक कमिटमेंट है उनका गुजरात के प्रति, और गुजरात की रेलेवेंस को समझते हैं कि सारे देश में जीत जाओ, अगर गुजरात हार गए खुदा न खास्ता तो बड़ा एम्बेरसमेंट है।
दिल्ली में रहते हुए भी आप सत्ता में नहीं दिखते हैं, एक तरह से मॉरली देखा जाए तो वो जानते हैं। और फिर क्या है ना, पार्टी के प्रति उनका कमिटमेंट है, वो कोई भी चुनाव हारना नहीं चाहते। अब ये उनकी स्ट्रैटेजी है कि इस बार उन्होंने खुद को चेहरा बनाया है। वैसे तो सारे देश में मोदी चेहरा है भाजपा की स्ट्रैटेजी में, लेकिन यहाँ रियल चेहरा है, ऐसा लड़ रहा है, खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं सिंगल हैंडेड। तो मैं आपके इस आकलन से सहमत हूँ कि वो प्रधानमंत्री होते हुए भी पार्टी की निष्ठा उसको देखते हुए एक मुख्यमंत्री के नाते गांव-गांव शहर-शहर घूम रहे हैं। सर, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों गुजरात में गुजराती भाषा में जो है चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसका मतदाताओं पे असर पड़ेगा? ऑफ कोर्स, ये तो मास्टर स्ट्रोक है उनका, पब्लिक एकदम से कनेक्ट करती है। मैं टीवी पे सुनता हूँ उनको गुजराती बोलते हुए, मैं वहीं कायल हो जाता हूँ कि चुनाव तो गया। जिस पब्लिक मीटिंग में वो जाएंगे गुजराती में बात करेंगे, दूसरा आदमी हिंदी में बात करेगा, अंग्रेजी में बात करेगा। आप बताओ कैसे कनेक्ट होगा उस वोटर का दूसरे के साथ, जब तक कि हार्ड कोर कमिटेड वोटर नहीं हो कांग्रेस का या आपका या किसी और पार्टी का, ओवैसी का जो है। तो इट्स ए मास्टर कार्ड जिसे कहते हैं, इसका बिल्कुल इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका। सर, प्रधानमंत्री की चुनावी सभाओं में जबरदस्त भीड़ दिख रही है, क्या ये भीड़ बदलेगी वोटों में? ऑफ कोर्स, इसलिए बदलेगी नरेंद्र मोदी की भीड़ में, और दूसरी भीड़ में मैंने अंतर महसूस किया है पिछले 8-10 साल में जो है। ये इनकी जो भीड़ है वो जेन्युइन है। बाकियों की भीड़ एक तो क्या लाइव ही होती है, प्लस जो वो भीड़ वोटों में कन्वर्ट नहीं हो पाती। कई दफ़े कई बड़ी बड़ी रैलीज में देखा मैंने, लेकिन इनको कुछ गॉड गिफ्ट है या इनकी स्ट्रैटेजी है या इनका हार्ड वर्क है, कमिटमेंट है इनका, कि ये जो भीड़ है ये जो है वोटों में कन्वर्ट होगी। इसीलिए आप देखिए कैपेसिटी होती है 30,000 की, लोग पहुँचते हैं 50,000 नरेंद्र मोदी की, उसमें जाके जो है। अमित शाह का आप देखिए कैपेसिटी है 10,000 की, लोग पहुँच रहे हैं 15,000 वहाँ पे जो है। नड्डा का देखिए कैपेसिटी है 5,000 की, लोग पहुँच रहे हैं 8,000 वहाँ पे। तो इनकी भीड़ जो है ना, इसको जेन्युइन माना जाना चाहिए। सर, अमित शाह के रुतबे और खौफ के बावजूद इतने बागी उम्मीदवार कैसे खड़े हो गए, और क्या ये बागी उम्मीदवार चुनावी समीकरण बिगाड़ेंगे? चुनावी समीकरण तो थोड़ा बहुत बिगाड़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है इसका मालूम चुनाव के बाद उनको मालूम पड़ेगा। अमित शाह को डिफाई करने का, उनको थोड़ा सा बात को नहीं मानने का जो है, एक सीनियर लीडर के नाते, तो उनकी टेक्निकल मिस्टेक है ये। अब मिस्टेक कभी आदमी समय से महसूस करता है, कभी घटना के बाद महसूस करता है, दैट इज़ वन पॉइंट। सेकंड ये कि कितना माहौल बिगाड़ पाएंगे, तो ऑफ कोर्स नुकसान तो करेंगे वो। 32 जगह पे हैं एक तरह से बागी आपियों मानी, जो कि नुकसान पहुंचाने की स्थिति में हैं। तो पार्टी ने भी इसी संख्या में 30-35 लोगों को लगाया है उनके डैमेज कंट्रोल के लिए। तो नुकसान थोड़ा बहुत तो होगा वहाँ पे, लेकिन जिस अनुपात में उन लोगों ने सोचा था खड़े होते समय, उतना नुकसान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा चुनाव जो है वो नरेंद्र मोदी पे केंद्रित है इन ए वे। ये नुकसान ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये उनका जो साहस उन्होंने दिखाया है, नैतिक साहस, उससे हर कोई हैरान है, मैं भी हैरान हूँ। नहीं तो क्या इसी प्रकार गुल खिलाने वाले हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बागी भी? उनके बागी भी हैं वहाँ पे, बट वो इररिलेवेंट हैं बागी उनके। वो तो सत्ता में आ नहीं रहे हैं, वो रेस में है नहीं, वो 40% को बांट रहे हैं आपस में। आप बांट लीजिए, एक आकलन से हो जाए तो 50-60 सीट पे आ रहे हैं, बाकी सब में आए तो कांग्रेस 25 सीट पे आ रही है। तो बागी करेंगे प्रभावित थोड़ा बहुत जो है, लेकिन जितना वो भाजपा में डैमेज कर सकते हैं, जो संख्या ज़्यादा है उनकी भाजपा में जो है, वो कांग्रेस में उतनी संख्या नहीं है। नुकसान सबको होगा। आपने तो कोई इक्का दुक्का कोई बागी इस तरह का होगा, कोई खास रेलेवेंस उसकी नहीं है। जब बागियों की बात करते हैं तो ज़्यादा नुकसान और हानि की जो बात है वो केवल बीजेपी के रेलेवेंस में हम करते हैं, बीजेपी कंटेस्ट में करते हैं। सर, पूरे गुजरात चुनाव में कांग्रेस में एक अजीब सी खास तरह की चुप्पी है, जीरो एग्रेशन है, ऐसा क्यों सर? वो डरे हुए हैं। एक बार पहले सोनिया जी ने कह दिया था मौत के सौदागर, फिर किसी ने कुछ और बोल दिया करके, यहाँ जयराम रमेश बोल जाते हैं, कोई चिदम्बरम बोल जाते हैं, कोई बोल जाता है। इस बार कहते हैं भी कीप ऑफ। उनको समझ नहीं आ रहा मुद्दा कौन सा उठाएं सिवाय अपने घोषणा पत्र के, जो मुद्दे वो उठाते हैं घोषणा पत्र में। तो कोशिश है वो कि जैसे कोई बोला उसी समय पकड़ लेंगे नरेंद्र मोदी अमित शाह। उनको शाम को बयान आ जाएगा और एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी, तो उनसे भी कीप ऑफ, साइलेंट, जनता को जो देना दे देगी। एंड आई थिंक इट्स ए वाइज स्ट्रेटजी। अच्छा सर, चुनाव में मुद्दे भी बहुत खास होते हैं। गुजरात के चुनाव में वो कौन से प्रभावी मुद्दे आप समझ रहे हैं, और दूसरा भाजपा के मुद्दे क्या क्या हैं? देखिए, भाजपा का मेन मुद्दा तो हिंदुत्व रहता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। दूसरा भी डबल इंजन सरकार का मुद्दा रहता है। तीसरा मेजर मुद्दा रहता है उनका डेवलपमेंट का। और बाकी मुद्दे होते हैं फौरी होते हैं, वो फौरी तौर पे होते हैं। आज घोषणा पत्र जारी होने वाला था, उसमें भी यही आई होंगी बातें, किसानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए परफॉर्मा अनाउंसमेंट्स हैं। लेकिन बेसिक जो की मुद्दा है उनका वो हिंदुत्व है, डबल इंजन सरकार है और डेवलपमेंट है। सर, लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र क्या कहता है?
कांग्रेस का घोषणा पत्र मोर और लेस क्या है कि वादों पे आधारित है, वो किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते। तो पहले तो उन्होंने कहा कि ओपीएस स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम जो अशोक गहलोत की देन है, जो पार्टी ने हिमाचल में चुनाव लड़ा और जो भी थोड़ी बहुत जीतने की उम्मीद है उसी कारण से वो लोग उम्मीद कर रहे हैं, वो 8 तारीख को मालूम पड़ेगा जो है। तो यहाँ पे उन्होंने इसको मुख्य मुद्दा बनाया है। फिर 10 लाख लोगों को रोज़गार देने का मुद्दा बनाया है उसमें जो है। फिर 10 लाख तक की मेडिकल सुविधा जो चिरंजीवी स्कीम है राजस्थान के अशोक गहलोत की, उसको लागू करने की बात हुई है। और कुछ 300 इस तरह का जो मीटर और ये सब जो है, ये आपका बिजली फ्री देने की बात है। 300 बिजली फ्री देंगे आपको जो है, हाँ। और फिर महिलाओं के लिए कुछ जो है गैस कनेक्शन वगैरह देंगे, इस तरह की बातें हैं। तो मेजर मुद्दा उनका जो है वो ओपीएस है एक तरह से देखा जाए, और 10 लाख लोगों के रोज़गार देने की बात है। और तीसरा मुद्दा ये है कि डेवलपमेंट हम भी करेंगे वहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स में जो है। सर, और आप पार्टी के क्या लुभावने वादे हैं इस बार? आप पार्टी का लुभावना वादा यही होता है फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, यही उनका मेन काम है। और इसे यही उनका वादा है कि हम आएंगे तो फ्री देंगे आपको सब कुछ जो है। और वो दिखाते हैं अपना एग्जांपल जो है, दिल्ली का उदाहरण पेश करते हैं, पंजाब करते हैं, जहां उन्होंने वाकई उस अपने फ्री एजेंडा को इम्प्लीमेंट किया है। वो एक अलग बात है कि फ्री को लेकर एक डिबेट छिड़ गई है कंट्री। पंजाब के बाद, दिल्ली के बाद पंजाब, और पंजाब के बाद अब गुजरात में आम आदमी पार्टी फ्री, जैसा आपने भी कहा, फ्री पानी, फ्री बिजली और फ्री कई चीजें की घोषणाएं कर रही हैं। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा गुजरात की राजनीति पर? गुजरात में ज्यादा नहीं पड़ेगा, इसमें टोटलिटी में फर्क पड़ता है। जब मतदाता टोटली गेम चेंजर बनता है तब इन मुद्दे प्रभावित करते हैं, मुद्दे उनको जो है ना इंस्पायर करते हैं। यहाँ थोड़ा बहुत पड़ेगा। जब हमने असेसमेंट ही कर लिया एक तरह से कि 9 के अंदर 7, 8, 9 मतलब 0 to 9 के बीच में आप हैं, और ज्यादा लोग दूसरे जो कर रहे हैं सर्वे, वो भी कोई कह रहा है तो 15-20 से ज्यादा कोई नहीं बता रहा है, 12-15 ऐसे बता रहे हैं। तो इन मुद्दों का थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, और मुद्दों के कारण से बेसिकली वो आप मान लीजिए 1 से 7, 8 के बीच में कहीं आके खड़े हो सकते हैं। तो फिर सर उस मामले में एक बार दिल्ली चलते हैं कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी, अरविंद केजरीवाल का जो एकाधिकार है, जो पूरा उन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है, एमसीडी चुनाव जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी? भाजपा की कोशिश पूरी है, तो हर चुनाव जीतना चाहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। सारी सरकार, सारे केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री वहाँ लगे हुए हैं। लेकिन मेरा व्यक्तिगत आकलन ये है कि आपके घर को ढाना थोड़ा मुश्किल होगा। आप बराबर खड़े हो सकते हैं, आसपास आ सकते हैं, आप रूल्ड आउट हो जाए, राउट हो जाए आपका, आप मान लीजिए, उसके आसार से कम लगेंगे। वैसे ज्योतिष आकलन ये है कि विधानसभाओं में आप थोड़ा बहुत अपना स्थान बना सकती हैं, जिसे कह सकते हैं कि नहीं जीतेगी बड़ा चुनाव विधानसभा में, जैसे गुजरात है आपका, वो नहीं जीतेगी, हिमाचल नहीं जीतेगी। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे हैं जैसे एमसीडी है, इनमें वो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। सर, भाजपा का जो सारा प्रचार कैंपेन है वो इस पर आधारित है आप पार्टी के नेगेटिव प्रचार पर, ऐसा क्यों है सर? एक तो ये कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार जो कहते हैं, इलेक्शन है उसी कैपेसिटी में। दूसरा फिर जो भाजपा नेगेटिव आप जिसे कह रहे हैं, वो जो ला रहे हैं आपके सारे वीडियो और जो स्टिंग है, वो जेन्युइन है, वो वास्तविक है। वो इनकार नहीं कर सकते कि हमने पैसा नहीं लिया, वो इनकार नहीं कर सकते कि मसाज करने वाला व्यक्ति जो है वो उस पर रेप का आरोप है, वो इनकार नहीं कर सकते कि टिकटें हम बेच रहे हैं। तो भाजपा का नेगेटिव कैंपेन कह सकते हैं, लेकिन बड़ा ऑथेंटिक, लॉजिकल और तथ्यों पर आधारित और प्रमाणिक है। सर, चुनाव में अब महिलाओं की भूमिका भी बढ़ने लगी है, पिछले कुछ चुनाव में ही देखा गया। इस बार के चुनाव में W यानी वुमेन फैक्टर को कैसे देखते हैं आप? देखिए, वुमेन फैक्टर रीजनेबल है। जो महिलाओं की संख्या है, महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है, उसके अनुरूप या अनुपात में नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं भाजपा ने 17 महिला उम्मीदवार खड़े किए हैं, कांग्रेस ने 14 खड़े किए हैं, आपने 7 खड़े किए हैं। तो रीजनेबल रिप्रेजेंटेशन इस चुनाव में गुजरात में महिलाओं को दिया। लेकिन फिर भी सर देखने में लगता है कि जो राजनीतिक दल हैं वो महिलाओं को एक समुचित संख्या में उतनी तरजीह या फिर चुनावों में टिकट नहीं देते। कोई कारण होगा, प्रैक्टिकल इसके रीजन होंगे। राजनीतिक दलों के सामने महिलाओं के वोट तो मांगती है पार्टी, 50% रिजर्वेशन की बात चलती है, 35% की बात चलती है, कानून बनते हैं, संविधान बनता है, संविधान में संशोधन होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जब ग्राउंड पे आते हैं तो शायद ऐसा कारण है कि शायद महिला उम्मीदवार, उपयुक्त उम्मीदवार, विनिंग कैंडिडेट समुचित संख्या में शायद नहीं मिल पाते हैं, इसलिए महिलाओं को वो उस तरह से नहीं मिलता। कांग्रेस की देख लीजिए, अब यूपी में तो कहा मैं लड़कियों लड़ सकती हूँ, गुजरात में नहीं कहा कि मैं लड़कियों लड़ सकती हूँ, यहाँ लड़ने नहीं आए जो। तो हर पार्टी का मोर और लेस ये है कि वुमेन का जो प्रतिनिधित्व है, जो उनका अनुपात है, उसके हिसाब से उनको महत्व टिकट वितरण में नहीं मिल पा रहा, वेदर इट इज गुजरात, हिमाचल, एनी अदर। लेकिन सर महिला मतदाता को लुभाना वो जरूरी है, तो उसके लिए तीनों ही पार्टियों ने क्या क्या लुभावने वादे किए? देखिए, महिला मतदाताओं का इग्नोर तो कर नहीं सकते। ऑलमोस्ट 48% समथिंग है वो, 4 करोड़ 90 लाख के आसपास मतदाता हैं जो वोट डालेंगे। महिलाएं लगभग
आती है, 48% कह दो, 47% कह दो, लेकिन और तो नहीं कर सकते, तो लुभावने मुद्दे देने पड़ेंगे। तो महिलाओं के लुभावने मुद्दे ये हो गया कि साहब आपने फ्री एजुकेशन दे दिया, गैस का सिलेंडर दे दिया, थोड़ा बिजली फ्री दे दी, महिलाओं को एजुकेशन दे दिया, स्कूटी फ्री दे दिया, कंप्यूटर फ्री बांट दिया कहीं आपने, इस तरह से मुद्दे हैं, चूल्हा दे दिया मुद्दे हैं। तो हर सरकार करती है, हर पार्टी करती है, तो ये मुद्दे हैं बेसिकली महिलाओं को आकर्षित करने के लिए। उनका एजुकेशन फ्री कर दिया, किसी ने साइकिल दे दिया, किसी ने लैपटॉप दे दिया, किसी ने स्कूटी दे दी, ये सब मुद्दे हैं। महिला एजुकेशन की बात कर दी, 1 से लेकर 12वीं तक फ्री एजुकेशन की बात कर दी, 12 से आगे जाकर के इंसेंटिव दे दिए। तो एजुकेशन, हेल्थ और इन सारे सेक्टर्स में जो है ये लुभावने वादे हर पार्टी करती है, गुजरात में भी किए गए। राइट। सर, बहुत चर्चा है गुजरात चुनाव में 5P, क्या है ये नरेंद्र मोदी की योजना 5P? देखिए, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हर नया चमत्कार निकाल के लाते हैं, और 5P के नाम से लाए हैं चमत्कार, ये सक्सेस होगा। और हर व्यक्ति देख रहा है चुनाव में कितना सक्सेस होता है, वो तो हर नारा देते हैं, नारा उनका सुपर हिट हो जाता है। और उन्होंने कहा कि आयो गुजरात हमने बनाया, तो नारा हिट हो गया, और P5 कह दिया, ये नारा हिट हो गया। तो लेट्स सी कि P5 नारा जो है कितना प्रभावित होता है। 8 तारीख को सब मिलाकर करेंगे। सर, हाल ही में जो है एक दुखद घटना हुई, मोरबी का पुल गिर गया, उसका इन चुनावों पे क्या असर पड़ेगा? चुनाव पड़ना था, संभावना थी लोगों की, लेकिन बीजेपी ने उसको हैंडल इस अच्छे तरीके से किया कि मुद्दा नहीं बन पाया। फिर दूसरा जो है, पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने इंटरेस्ट है, कोई इसको मुद्दा अपने अपने कारणों से, जातिगत कारणों से बनाना नहीं चाहता। किसी ने अखबार में पढ़ा कि 135 लोगों की जानें तो चली गई, जो है ठीक है, लेकिन कोई पार्टी वोट गंवाने को तैयार नहीं है। इन्हें कांग्रेस ने जो मुद्दा बनाया है इसका, और कांग्रेस ने कहा है उसके अंदर 135 लोग मर गए, FIR हुई है, तो कॉन्ट्रैक्टर का नाम तो डालो उसके अंदर कम से कम, या न्यायिक आयोग बनाओ या कुछ और करो। चिदम्बरम ने कहा कि माफी नहीं मांगी, किसी ने कोई केस नहीं दर्ज करवाया, किसी ने कोई इस्तीफा नहीं दिया, वो ठीक है, लेकिन मोरबी का उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितनी लोग उसकी अपेक्षा कर रहे थे। और बीजेपी ने एक और उसे मास्टर स्ट्रोक कर दिया, जो आदमी बचा के लाया था कानू भाई, उसका टिकट और दे दिया उसके ऊपर से। तो मोरबी का है मॉरल इन्फ्लुएंस है, लेकिन इस चुनाव के परिणाम पे मोरबी की घटना कोई बड़ा मुद्दा बन पाया। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होम टाउन जो है वडनगर, वहाँ के जो भाजपा के उम्मीदवार है, आपको लगता है कि इस बार चुनाव में जीत पाएंगे? कोशिश पूरी है, तो प्रतिष्ठा की बात है। पिछली बार दूसरे लोग जीत गए थे, तो एम्बेरसमेंट होता है, और तो बात नहीं, नरेंद्र मोदी सारे देश में जीत रहे हैं, सारे गुजरात में जीत रहे हैं, पूरे राष्ट्र में तिरंगा अपनी विजय फहरा रहे हैं, भगवा फहरा रहे हैं, जो है वहाँ। और आपके खुद के गांव में जो है, हालांकि उनका उससे कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, पर एक एम्बेरसमेंट होता है। पिछली बार हुआ एम्बेरसमेंट, इस बार फोकस है पूरा कि जीते वहां से, तो संभावना है कि इस बार जो उम्मीदवार उनके वडनगर से वो जीतेगा। सर, आखिर पूरे देश में क्यों बार बार गुजरात मॉडल की चर्चा होती है, और अगर बीते 5 सालों में कहें तो गुजरात कितना बदला? देखिए, बदलने की बात है, पहले तो मॉडल की बात है। तो गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार में खास तौर पर, उससे पहले भी एक हद तक जो है, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डेवलपमेंट है, उसकी बड़ी प्रशंसा हुआ करती थी। एक तो सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात आती थी, किसी को उद्योग लगाना है तो आप आइए, सारी क्लियरेंसेज आपको यहाँ मिल जाएंगे। दूसरा ब्यूरोक्रेसी है ना, कंपैरेटिवली लेस करप्ट गुजरात में। तीसरा ब्यूरोक्रेसी जो रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा है गुजरात में, और ये विरासत में गुजरात की। नरेंद्र मोदी के आने के बाद में इसको एस्केलेट हो गया। पहले अगर 10% थी तो 30% हो गई। आपकी जो है परफॉर्मेंस का जो रिजल्ट ओरिएंटेशन है, और बिल्कुल अनुशासन है, दिल्ली से मॉनिटरिंग होता है, PMO मॉनिटरिंग करता है गुजरात में। अब रही बात, आपने दूसरा उसने कहा कि गुजरात कितना बदला है, गुजरात बदला है, आपके सामने है, आप सड़कें देख लीजिए। आज मैं आया अभी अहमदाबाद से 1.5 घंटे में पहुंच गया वहाँ, जो है यहाँ से आया तो 1.5 घंटे में पहुंच गया। सड़कें अच्छी हैं, बिजली अच्छी है, डेवलपमेंट अच्छा है, बड़े बड़े उद्योग आ रहे हैं। और नरेंद्र मोदी कहते हैं ना, साइकिल नहीं बनती, हवाई जहाज बनाऊंगा यहाँ पे। तो नरेंद्र मोदी के कारण से कहा है कि अब कितने लोग आ रहे हैं, कभी चाइना का राष्ट्रपति आ रहा है, कभी जापान का राष्ट्रपति आ रहा है, जापान का प्रधानमंत्री आ रहा है। तो एक इंडस्ट्रियल हब बन गया। और अगले 5-7 सालों में गुजरात है, स्टेट है सच, और अहमदाबाद जो नियर बाई एरियाज है, ये वर्ल्ड के जो टॉप डेस्टिनेशन है, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में आ जाएंगे। ये तो फैक्ट है कि गुजरात में बहुत कुछ बदला है, और खास करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद में बहुत कुछ बदला है। पर आखिर क्या है भारतीय जनता पार्टी का मिशन आम आदमी पार्टी जीरो, वो क्या है, और भाजपा का जो डोर टू डोर कैंपेन है वो कितना कामयाब होगा? देखिए, 2 अलग अलग विषय हैं। जो जीरो की बात है, जीरो मीन्स की एक भी सीट नहीं जीतने देनी, इनको एंट्री नहीं करने देनी, इनको अपनी जड़ें नहीं जमाने देनी, इनको घर में नहीं आने देना, गुजरात में घुसने देना। ये जहाँ जाएंगे ये गड़बड़ करेंगे। पंजाब में करी, दिल्ली में एम्बेरसमेंट हुआ, अब एम्बेरसमेंट किसी और स्टेट में नहीं हो जाए। अगर यहाँ हो गया तो कल को राजस्थान में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा,
जाके मध्य प्रदेश में होगा। तो बीजेपी का सारा फोकस ये है कि इनको बिल्कुल वहीं फिक्स कर दो, फ्रीज कर दो, ये आगे आ ही नहीं पाए, 0 सीट। तो ये उनका मिशन है। राइट। और डोर टू डोर कैंपेन सर भाजपा का? कैंपेन पार्टी का मास्टरमाइंड आइडिया है। ऐसा मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री खुद आएंगे 28-29 तारीख को। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री और जो स्टार प्रचारक हैं, बिल्कुल, जिसमें आपके अमित शाह हैं, नड्डा हैं, ये सब लोग हैं, ये सब आएंगे, केंद्रीय मंत्री यहाँ पे आएंगे। और ऐसी संभावना है कि नरेंद्र मोदी खुद आएंगे पर्ची देने घर घर जाकर के। कितना इम्पैक्ट होगा, एक रेवोल्यूशन होगा, एक माहौल बनेगा। और रही बात स्टार प्रचारकों की, तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा बीजेपी ने कैंपेन को बनाया है। राइट। सर, एक और विषय बहुत ज्यादा चर्चा का बना हुआ है, वो है कि एक भी मुस्लिम कैंडिडेट बीजेपी ने नहीं उतारा, मतलब एक सिंगल तक नहीं। इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, विरासत से ही है, नरेंद्र मोदी आने से पहले से ही है, किसी मुस्लिम को उम्मीदवार नहीं बनाया जाता। हर पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, अपना एक्सपीरियंस होता है, अपना फोकस होता है। उसके अंदर जो है मुस्लिम को नहीं बनाते। वो जो है किसी विधानसभा चुनाव में नहीं लिया, लोकसभा के चुनाव हुए, देखिए 19 का हुआ, फिर 14 का हुआ, 9 का हुआ, 4 का हुआ, कोई मुस्लिम नहीं लिया। और बिना मुस्लिम उम्मीदवार के जीतते हैं, थर्टी मेजोरिटी जीतते हैं। तो ये उनकी स्ट्रैटेजी है, जिसको वो कहते हैं मैं पीस नहीं करेंगे। ओके, हर पार्टी की अपनी स्ट्रैटेजी है, फाइन मिलता है। भारतीय चुनाव में जातिगत आधार पर बहुत ज्यादा वोट कास्ट होते हैं। गुजरात के चुनाव में जातिगत समीकरण और जो कास्ट आधारित वोट है, उसको कैसे आप उस देखते सवाल हैं? पे आने से पहले इसने जो बात की थी मुस्लिम वाली, तो कांग्रेस बनाती है, आप बनाती है। कांग्रेस ने सीटें दी हैं मुस्लिम्स को, और 3 MLA ऑलरेडी कांग्रेस के हैं। इस बार 6 दिए, उन्होंने पहले भी 6 दिए थे, आप वाले भी दे रहे हैं दैट वे। पर भाजपा नहीं बनाती। हाँ, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन। हाँ सर, भारतीय चुनाव की जो प्रक्रिया है उसमें जातिगत मतदान का बहुत अधिक असर रहता है। गुजरात में ये फैक्टर कितना देखते हैं, कास्ट फैक्टर, जातिगत समीकरण? गुजरात जो इज है? नॉट एन एक्सेप्शन। गुजरात इज नॉट एन एक्सेप्शन। यहाँ 1.5 दर्जन जातियाँ हैं। उन जातियों के उम्मीदवार खड़े होते हैं, उनको लोग सपोर्ट करते हैं धन से, पैसे से। NRI हैं उनके बहुत से लोग, NRI से पैसा आता है, चुनाव लड़ते हैं। मोटे तौर पर अगर आप देखें तो 48 सीट्स ऐसी हैं यहाँ पे जिसको पाटीदार प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्रजापत को 42 सीट्स ऐसी हैं जिनको वो प्रभावित करते हैं। 45 सीट्स को कोली प्रभावित करते हैं। 25 सीट्स ऐसी हैं जिनको राजपूत समाज से, जिनको अपन कहते हैं, वो लोग जो है क्षत्रिय समाज से, वो लोग प्रभावित करते हैं। तो कुल मिला क्या है कि जातिगत गणना है ये, और हर पार्टी से बंधी हुई है। कास्ट फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। डेवलपमेंट एक जगह है, नरेंद्र मोदी का भाषण, अमित शाह का भाषण एक जगह है, बट कास्ट इज ए रियलिटी। तो कास्ट इवन अगेन नाउ इन गुजरात इज आल्सो ए रियलिटी। सर, जातिगत समीकरण की बात करें तो पाटीदार या पटेल फैक्टर जो है उसको आप कितना अहम समझते हैं, और इस बार के चुनाव में उसका कितना असर देखने को मिला? देखिए, पाटीदार इज ए सुपर हिट, जिसे कहते हैं कि हॉट केक प्रॉपर्टी फॉर एवरी पार्टी। 71 सीटें ऐसी हैं 182 में से पाटीदार प्रभावित करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि 45 सीटें दी हैं आपके बीजेपी ने, 42 सीटें दी हैं कांग्रेस ने, और आपने दिए 1 सीट और बढ़ा के 46 सीटें उन्होंने दी है। तो प्रभावित करते हैं पाटीदार जो है। और आपने देखा ये तो नरेंद्र मोदी हैं, अमित शाह हैं, जिन्होंने पाटीदार आंदोलन के बावजूद पिछली बार सरकार बनाई। 99 पे भी सरकार बनती इन ए वे जो है, वरना कोई दूसरा नहीं बना पाता। लेकिन इस बार क्या क्लीन स्वीप है, पाटीदार सारे जो हैं मोदी के साथ हैं, मोदी के इलाके में हैं। पर आपका जो मूल प्रश्न है उसका उत्तर है यस, पाटीदार जो है ना बैकबोन है यहाँ की कास्ट पॉलिटिक्स की, और चुनाव को प्रभावित करता है। 70 सीटों में उनका प्रभाव है, और कोई पॉलिटिकल पार्टी उनके माइट को इग्नोर नहीं कर सकती। सर, इस बार गुजरात चुनाव में गुजराती युवा जो है वो उतरा है। हार्दिक पटेल हैं, अल्पेश ठाकुर हैं और जिग्नेश हैं। इनका राजनीतिक भविष्य आप कैसे देखते हैं? राजनीतिक भविष्य अच्छा है। वैसे तो क्या है कि सब लोग अपना, जैसे कहते हैं टेस्टेड ट्राई, सारा भाग्य आजमा के फिर भाजपा के आ गए, नरेंद्र मोदी की शरण में आ गए, अमित शाह की शरण में आ गए जो है। तो उससे क्या है कि उनका ग्राफ उतना तो नहीं रहा पहले जैसा। दे आर नॉट दैट प्रॉपर्टी। अब हार्दिक पटेल पे ही थोड़ा संशय है जीतने पे उसको सिद्ध करना है कि मैं स्टार हूँ यहाँ का जो है। जीतने की संभावना है प्रबल, बट नो श्योरिटी। दूसरा नाम आपने बताया था अल्पेश ठाकुर। हाँ, ठाकुर के हैं, उसके जीतने के फेयर चांसेस बता रहे हैं लोग कि वो फिर जीतेंगे। तीसरे बताए थे आपने, जिग्नेश फंसे हुए हैं इस बार जो है। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो है दलित वोटों का विभाजन है, क्योंकि वहाँ त्रिकोणात्मक संघर्ष है। वहाँ पे कांग्रेस भी है, अवैसी की पार्टी भी है, आप भी है वहाँ पे जो है। तो अब वो फंसे हुए हैं। उसको एक ही सहारा है वहाँ पे कि जो चौधरी और बीजेपी है, चौधरी वोट्स एंड बीजेपी वोट्स, उनमें कुछ कन्फ्रंटेशन या वो डिसकोऑर्डिनेशन है, उसका लाभ उनको मिल सकता है। तो जीतने की संभावना है,
लेकिन श्योरिटी नहीं कही जाती। सर, नरेंद्र मोदी का लोकप्रिय नारा था आ गुजरात में बनाव्यू छे, और वो नारा बहुत लोकप्रिय हुआ। उसके बाद अरविंद केजरीवाल आए, वो नारा देते हैं केम छो, मजामा। तो मतदाताओं के बीच क्या ये नारे असर कर पाते हैं? नारे असर करते हैं, नरेंद्र मोदी के नारे असर करते हैं, अभी तक का इतिहास से करता है। केजरीवाल का नारा अच्छा है, इंप्रेसिव है, सुनने में अच्छा लगता है, पर मोदी के सामने कोई कंपटीशन नहीं, कोई स्टैंडर्ड, कोई कंपटीशन। जी, लेकिन इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर, गुजरात में अगर हम ट्राइबल बेल्ट की बात करें, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, उनके उम्मीदवारों को इन ट्राइबल बेल्ट में कितनी सफलता मिलती हुई आप देख रहे हैं? ब्रिलियंट क्वेश्चन। ट्रैवल इज ए प्रायोरिटी ऑफ द डे। गुजरात में 27 सीटों पर ट्रैवल प्रोवाइड करते हैं जी। 17 सीटें पिछली बार कांग्रेस के पास थी, तो उसमें से 5 बीजेपी में चले गए लोग छोड़ करके। इस बार सारी पार्टियों का फोकस इस ट्राइबल बेल्ट पर है। आपका है, बीजेपी का है, कांग्रेस का है, और बीजेपी का कितना ज्यादा है कि प्राइम मिनिस्टर पिछले दिनों खुद आए वहाँ पे बांसवाड़ा में एक सम्मेलन था आदिवासी का, जिसमें महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के लोग थे। एक जगह मानगढ़ जो है, ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में जब आज़ादी का सब चला तो अंग्रेजों के खिलाफ वहाँ लड़ाई लड़ी गई और 1500 से ज्यादा आदिवासियों को गोली से भून दिया गया, जलियांवाला बाग की तरह। तो डिमांड थी कि राष्ट्रीय स्मारक बनाएंगे इसको, तो मोदी आए समझ के, और मुझे पूरी ये संभावना है कि 2024 से पहले मोदी इससे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दें। दूसरी तरफ मोदी जो है इस कार्ड को बिल्कुल एनकैश कर रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू के कार्ड को उन्होंने एनकैश किया, ताकि कांग्रेस ने कभी आज तक आदिवासी को नहीं बनाया, और फिर कांग्रेस ने विरोध क्यों इनका। तो इन टोटलिटी में क्या है कि जो ट्राइबल कार्ड है अभी तक जो कांग्रेस के पास था, अब वो बटेगा लोगों में, बट बीजेपी विल बी द लार्जेस्ट सिंगल गेम। सर, गुजरात में चुनाव हैं और गुजरात में 1.5 साल पहले पूरी की पूरी सत्ता परिवर्तन हुआ, रातों रात कैबिनेट बदल गई, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल गया। इसका इम्पैक्ट इस चुनाव में पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव का कोई चांस नहीं, पॉजिटिव होगा। नरेंद्र मोदी अमित शाह जो काम करते हैं फीडबैक लॉजिकल उस आधार पे करते हैं। फीडबैक ऐसा था, एंटी इनकमेंसी फैक्टर इन सब के खिलाफ है, हटाइए इनको, नया मंत्रिमंडल लाइए, एक झटके में किया। फिर से पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस और नरेंद्र मोदी और अमित शाह। सबसे बड़ी बात है कि परिवर्तन तो आप कर सकते हैं, एक झटके में करें और कोई चू नहीं बोले, कहीं आवाज नहीं निकली। ये पार्टी का अनुशासन जो है, तो अच्छा प्रयास है, जनता में इसका पॉजिटिव मैसेज। सर, क्या आपकी आस्था सट्टा बाजार में है, और अगर है तो फिर सट्टा बाजार में हिमाचल और गुजरात के चुनाव को लेकर क्या रिपोर्ट है? सट्टा बाजार में आस्था तो सभी की है, पॉलिटिकल मार्केट में मेरी भी है। आप देखिए, आपके बारे में जो घोषणा उन्होंने की थी पंजाब में, वो सही निकली। दिल्ली में घोषणा की थी, वो सही निकली। अब उनकी घोषणा सट्टा बाजार की है कि बीजेपी को 131 से 135 सीटें मिलेंगी और हिमाचल में जो 41 से लेकर 43 सीटें मिलेंगी। तो लेट्स सी, बट आई एम ब्रॉडली कन्विंस्ड सट्टा बाजार का। सर, गुजरात के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के तो काफी चर्चे हैं। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के रोल को आप कैसे देखते हैं? इनके साथ साथ जेपी नड्डा का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। नड्डा इज स्लोली एमर्जिंग, वेरी पावरफुल, वेरी रेलेवेंट इन द पार्टी। इसी बार देखिए उन्होंने कितनी चुनावी सभाएं करी। तो यहाँ के जो स्टार कैंपेनर हैं उनमें मोदी तो खुद हैं, देन अमित शाह, देन जेपी नड्डा, योगी, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, शिवराज सिंह चौहान और कुछ लोग और आएंगे यहाँ पे। तो अच्छी परफॉर्मेंस है सब लोगों की, एंड योगी ऑफ कोर्स इज ब्रांड। सर, चुनाव के ठीक पहले भाजपा जो है उनके मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समान नागरिक कानून लाने की बात कही, उसके लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है। आप कैसे देख रहे हैं इसको, और भाजपा को कितना फायदा मिलेगा इससे? फायदा होगा इससे, इट्स ए पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी। बिल्कुल निश्चित तौर पर फायदा होगा, पॉपुलर मूव है, तो बीजेपी इज डेफिनेटली गोइंग टू गेन आउट ऑफ दिस मूव। सर, मोदी सरकार ने गुजरात चुनाव की घोषणा से पहले जो नागरिकता थी, नागरिकता के मुद्दे पर एक बहुत बड़ा दांव खेला, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान से आए हो, या फिर गुजरात के 2 जिलों का मैं जिक्र करना चाहूंगी, आणंद और मेहसाणा। यहाँ पर जो हिंदू रह रहे थे, जैनी रह रहे थे, पारसी रह रहे थे और ईसाई रह रहे थे, भारतीय नागरिकता उनको देने का जो फैसला किया गया, क्या आपको लगता है इसका लाभ बीजेपी को मिल पाएगा? ऑफ कोर्स इट्स वन मोर स्ट्रेटेजिक मूव ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। मेहसाणा इसमें जो है हिंदू हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, जो है इनके पास में अधिकार नहीं था इस तरह का जो नागरिकता कानून में संशोधन के अधिकार दिया गया उनको। ऑफ कोर्स दे विल वोट, एंड इफ दे विल वोट इन फेवर ऑफ बीजेपी, तो बीजेपी इज गोइंग टू अ गेनर। जी, गुजरात चुनाव में ओवैसी फैक्टर का क्या रोल है और पार्टी को इसका कोई फायदा है? निश्चित तौर पर पार्टी को इसका फायदा है। ओवैसी इज ए न्यू डिस्कवरी ऑफ अमित शाह एंड नरेंद्र मोदी, स्पेसिफिकली अमित शाह। आप देखिए, यूपी में चुनाव हुआ, बिहार में, पश्चिम बंगाल में हुआ, उन्होंने वोट बांट दिए मुसलमानों को। मुसलमानों के वोट का बंटवारा करने में एक्सपर्ट है।
जो है अब यहाँ भी अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं सब जो है, इसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है बीजेपी को मिलेगा। ओवैसी जितने उम्मीदवार खड़े होंगे कांग्रेस का वोट काटेंगे, आपका वोट काटेंगे, तो ऑफ कोर्स इट्स ए मास्टरमाइंड स्ट्रेटजी। सर, चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया के बीच में और जो बाकी लोग हैं उनके बीच में हमारे यंग होम मिनिस्टर हर्ष संघवी का बड़ा क्रेज नजर आया। तो अगर मैं ये कहूँ कि क्या मोदी और शाह के बाद तीसरा चेहरा है वो? कह सकते हैं मीडिया है, स्पेशली फीमेल फेसेस, वेरी यंग हैंडसम लाइक अनुराग ठाकुर जो है, इम्प्रेसिव पीपल, बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी में भी उनको ज्यादा थ्रेट नहीं अपने एरिया में जो है। तीसरा चेहरा तो नहीं कह सकते इन वे, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स इट्स ए गुड न्यू फेस ऑफ बीजेपी इन गुजरात। जी, ही नीड्स टू प्रमोट इट फर्दर। राइट। सर, अब जिस तरीके से कांग्रेस दिख रही है गुजरात चुनाव के दौरान, ना दिख रही है ना है, और संभावित विफलता भी नजर आ रही है, तो ऐसे में 2023 के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव में क्या नतीजे आपको देखने को मिल सकते हैं? नतीजे तो उम्मीद तो कम है, बाकी राजस्थान में अशोक गहलोत मिरेकल करने तो बात अलग है, बाकी तो टर्न बाय टर्न है, रोटेशनल है मान लीजिए, और कांग्रेस की लीडरशिप में ऐसा तो स्पार्क आ नहीं रहा वहां, तो लोकल लेवल पे उन दो राज्यों में और न कोई इस तरह से, तो इसलिए आई थिंक दे शुड बी गेट मेंटली प्रिपेयर्ड टू हैव बीजेपी गवर्नमेंट इन दीस टू स्टेट्स एट लीस्ट, इफ नॉट एक्सेप्ट राजस्थान। अच्छा सर, एक चीज हम देखते हैं कि एक लंबे संघर्ष के बाद में खड़गे के तौर पर कांग्रेस को राष्ट्रीय अध्यक्ष तो मिले, लेकिन क्या ये मानकर चले कि अभी भी कांग्रेस में नेतृत्व संकट बरकरार है? ऑफ कोर्स बरकरार है, एक्चुअल कमान गांधी के पास है, खड़गे के पास नहीं है। खड़गे इज सेरेमोनियल प्रेसिडेंट एंड गांधी जो है, जैसे आप जानते हैं 3 पावर सेंटर, सोनिया, प्रियंका एंड राहुल गांधी, और अभी तो यात्रा पे, और प्रधानमंत्री ने एक और कह दिया उनको भी जब उनको फिर सत्ता की याद आती है तो एक व्यक्ति ऐसा है देश में तो सत्ता पानी फिर से यात्रा पे निकल जाता है। क्या ये तो सब पॉलिटिकल है जो कुछ है, लेकिन क्राइसिस लीडरशिप का है। सर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल गांधी के दाढ़ी कट पर व्यंग करते हुए कहा कि आजकल राहुल गांधी सद्दाम जैसे दिखने लगे हैं। इस तरीके के बयान देना क्या उचित है? It's unfortunate, बचना चाहिए ऐसी कंट्रोवर्सी से। It doesn't suit the status of chief minister. पार्टी प्रवक्ता कहीं तो कहीं ठीक है, अब कह दिया तो कह दिया, everything is fair in war and elections. Right. That's all. सर, सोहराबुद्दीन के फर्जी एनकाउंटर में जो पूर्व डीजीपी थे, डीजी बंजारा, वो जेल गए थे और उसके बाद अब आकर उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाई है, उसे चुनाव में उतारा है, तो आपको क्या लगता है कि उन्हें इससे फायदा होगा? No, it's ill time advised. जमाना जब तो ऐसा लगता है, मोर और लेस आदमी उत्साह में आके निराशा में आके ऐसे मूव करता है। इट्स वन मोर डिसअपॉइंटिंग मूव ऑन द पार्ट ऑफ एक्स बीजेपी। नो चांस, नो हो, सॉरी। सर, अगर मैं विजय रूपाणी की बात करूं या फिर नितिन पटेल, भूपेंद्र चुड़ासमा की बात करूं, जो 4 मंत्री स्वेच्छा से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी अपनी मर्जी से नहीं लड़ रहे हैं, तो क्या ये माना जा सकता है कि बीजेपी आला कमान के पास उनके लिए कोई बी प्लान पहले से तैयार है? स्वेच्छा एक शालीन शब्द है, एक डेकोरेटिव डिसेंट वर्ड है स्वेच्छा, बाकी तो पार्टी का फैसला है। उन्होंने शालीनता दिखाई जिस दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी, उन्होंने सुबह कह दिया हम तो स्वेच्छा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ठीक है, गरिमा दिखाई, गरिमा दिखाई, अनुशासन में पुरस्कार तो मिलेगा ही। तो फिर भी समझता हूँ विजय आपके जो पहले वाले हैं रूपाणी, वो संगठन के अच्छे कार्य करता है, शायद गुजरात में रहेंगे। दूसरे जो नितिन पटेल जो है उनको लोकसभा में ले जाया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है, और भूपेंद्र चुड़ासमा जो है उनको कहीं गवर्नर बनाया जा सकता है। इससे से कोई ना सेटलमेंट किसी न किसी का होगा। जी, नॉर्मल पॉलिटिकल एक्सरसाइज विच इज नॉर्मली डन। जी सर, ईशुदान गढ़वी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, इनका क्या रहेगा इलेक्शन में? ऐसा तो नहीं कहीं खुद ही जो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं हार जाएं और ना जीत पाए? और देखो, चुनाव तो जनपत्री का खेल है, भाग्य यश अपयश विधिहास जिसे कहते हैं। आदमी अच्छे हैं, स्टार दिखते हैं, साफ सुथरे हैं। आपको याद होगा जो पीटी गुजराती चलाते थे तो लोग हमारे साथ थे, अच्छे पत्रकार थे, अच्छे पत्रकार से एकदम से यहाँ पे पहुंचे हैं। बिल्कुल। अब रही बात जीत की, तो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ही इज अ स्टार इन मीडिया ऑलमोस्ट इन द एरिया, लोकल एरिया, जीतना तो जरा मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा। बाकी साथ दे और आपका सर्वाइवल दिखे कि कम से मुख्यमंत्री उम्मीदवार तो जीतो, उनका पार्टी अध्यक्ष तो हारने की स्थिति में है, तो चांसेस हैं 50-50। अच्छा सर, इस बार अहमद पटेल की कमी महसूस हो रही है कांग्रेस पार्टी को, आप क्या कहेंगे इस पर? ऑफ कोर्स अहमद पटेल तो पार्टी की स्ट्रेटेजी है। यहाँ लास्ट चुनाव हुआ था, अशोक गहलोत अहमद पटेल राहुल गांधी ने लड़ा था, बिल्कुल 76 सीट नहीं थी। इस बार उनको मिस कर रहे हैं, उनके गांव के लोग उनको मिस कर रहे हैं। उनकी लड़की ने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, मुमताज ने जो है। इस तरह बीजेपी वाले मिस कर रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी का अहमदाबाद। इस बार वोट डाले नहीं है, 95 ईयर के हो गए, 30 साल की लीगेसी उनका एसोसिएशन था अहमदाबाद के साथ, गुजरात के साथ। अब उन्हें पार्ट ऑफ सर
सर, चुनाव में शरद पवार ने कांग्रेस के साथ मिलकर जो चुनावी गठबंधन किया है, उसकी कोई रेलेवेंस है? ठीक है, रेलेवेंस एक आध सीट पे करेंगे, 3 सीट पे हुआ है उनका गठबंधन, 3 सीट थी, एक आदमी पहले पार्टी से वो उसने अपना नॉमिनेशन वापस कर लिया। ठीक है, सेरेमोनियल प्रेजेंस रहेगी। शरद कुमार को अहमदाबाद एयरपोर्ट उतरने का एक जस्टिफिकेशन रहेगा। प्रफुल्ल पटेल हैं उनके साथ में, अजित पवार हैं, सूले हैं, ये सब आएंगे जाएंगे। ठीक है, 1-2 सीट का फर्क पड़ेगा, 1-2 सीट जुड़ जाएगी कांग्रेस के खाते में। इन्हें वे जो बाहर से समर्थन दे देंगे जीत जाएंगे, तो चांसेस गेम है जीतने। सर, गुजरात विधानसभा की जो बलसाड़ सीट है उसको क्यों आखिर एक वो लकी सीट के तौर पर माना जाता है? वो सीट वाकई में बहुत लकी है। आप देखिए 85 में कांग्रेस की सरकार बनी, वहाँ से आदमी कांग्रेस से जीता था तो सरकार बन गई। वहाँ जिस पार्टी का आदमी बस ये जीतता है उसकी सरकार अहमदाबाद में बनती, गांधीनगर में बनती है। फिर उसके बाद 80 में पहले सरकार बनी, उसमें ये था। 85 में बनी, उसमें भी ये सीट जीती हुई थी। अब क्या है, पिछले 27 साल से आप ये कहिए, बल्कि अगर मैं इसे काउंट करूँ 90 से, तो पिछले 32 साल से अर्थात 1990 से लेकर आते बीजेपी का इस सीट पे कब्जा है। और चूंकि इस सीट पे बीजेपी है तो नेचुरली सरकार भी बीजेपी की है। तो एक लोक कथा है कि बनती है कि जो बरसात जीतता है तो वहाँ सरकार बनाते हैं अहमदाबाद में। जी, लकी सीट। लकी। चुनाव में एक चर्चा है, एक नाम की मधु श्रीवास्तव। ये कौन है सर? ये क्या है पॉलिटिकल इनका? एक दबंग है। अब दबंग तो हर पार्टी में है ना, भाजपा भी अपवाद नहीं है। कम होंगे भाजपा में, लालू यादव के ज्यादा होंगे, लेकिन है तो ये एक दबंग है इस तरह से। अब बीजेपी के आदमी ही करते थे। एक कार्यकर्ताओं के सभा में कह दिया था, अगर किसी ने तमाचा मेरा में कार्यकर्ताओं को, तो मैं अगर उसको गोली नहीं मारूंगा, मेरा नाम मधु श्रीवास्तव नहीं। विवाद हुआ, पार्टी डिसिप्लिन है, अमित शाह ने निकाल बाहर किए, अब निर्दलीय होकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो खुद तो शायद नहीं जीते हैं। बीजेपी वाले को हो सकता है शायद जीतने में कठिनाई कर रहे हैं। पॉलिटिकल इवेंट्स जो हर चुनाव में कोई न कोई इस तरह का होता है, दैट्स ऑल। सर, गुजरात की पॉलिटिक्स में एक और कंट्रोवर्सी है, मेधा पाटकर कंट्रोवर्सी। इस पर जरा थोड़ा सा प्रकाश डालिए। इट्स ए सीरियस कंट्रोवर्सी। मेधा पाटकर पे ये आरोप है बीजेपी का और गुजरात की जनता का कि नर्मदा बांध का इन्होंने उसमें विरोध किया, बांध को नहीं बनने दिया। 30 साल तक बांध का काम रुका रहा। अब बांध से तो पानी आता है ना, आप देखिए बांध बनते हैं तो पानी आते हैं सब यहाँ पे जो है। अब बांध बन रहा है सब पूरा वहाँ पे जो है। तो गुजरात के लोगों के मन में एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट उससे लेकर के। दूसरा, देश विदेश में दंगों को लेकर के काफी उन्होंने सरकार को, गुजरात को बदनाम करने का किया, ऐसा बीजेपी का मानना है। दैट वे तो बीजेपी ने कहा है शी इज एनिमी ऑफ गुजरात, दैट वे मन की पीड़ा इतनी ज्यादा है, दैट्स ऑल। वहीं थी चली गई, कोई इम्पैक्ट नहीं। राहुल गांधी साथ लाए थे तो राहुल गांधी पे भी आलोचना हुई गुजरात की जनता मान के। तो फॉर कांग्रेस इट मे बी नेगेटिव मूव। सर, आज के विश्लेषण में एक अंतिम सवाल अब मेरा आपसे है, क्योंकि जबरदस्त शादियों का मौसम है और चुनावी मौसम भी है, मतदान प्रतिशत पर इसका कितना असर पड़ने की संभावना है? निश्चित पड़ेगा। वर्कर्स को तकलीफ ज्यादा करनी पड़ेगी, घर घर जो कार्यकर्ता उनको लेके जाना पड़ेगा, नेताओं को फोन ज्यादा करने पड़ेंगे। 1 से 5 तारीख के बीच में 35,000 शादियां हैं गुजरात में। इमेजिन करिए, लाखों लोग जाएंगे, बल्कि करोड़ों जाएंगे शादियों में जो है, लेकिन मनुहार करके ले जाएंगे। अब बीजेपी वाले आरएसएस वालों का होमवर्क अच्छा है, मनुहार अच्छी करते हैं, पकड़ के ले जाते हैं तो ले जाएंगे। तो बाकी पार्टीज को इम्पैक्ट पड़ सकता है कि उनका बूथ मैनेजमेंट जो है कांग्रेस का कमजोर है, आपका कमजोर है, इनका अच्छा है। ये तो फर्क तो पड़ेगा सबको, बट बीजेपी में भी स्लाइटली गेनर रादर इन दिस सीजन। इस तरह का है। सर, आपकी पूरे विश्लेषण से 3 निष्कर्ष तो कम से कम निकलते हुए नजर आते हैं। एक ये कि बीजेपी की सीटें बढ़ती हुई नजर आएंगी, कांग्रेस की सीटें घटती हुई नजर आएंगी, और आम आदमी पार्टी की एंट्री तो होगी ही, लेकिन अगर उसे टोकन एंट्री कहें तो बिल्कुल भी कम नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जेसी सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और आपका विश्लेषण जैसा कि हमेशा सटीक रहता है, तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी क्लीन स्वीप करने वाली है। चाहे आम आदमी पार्टी ये कह दे कि परिवर्तन के लिए वोट पड़ेंगे, चाहे कांग्रेस ये सोचे कि भाई 2017 में हमने अच्छा प्रदर्शन किया था तो शायद एक विरोधी लहर हो और उसका फायदा हमको मिल जाए, लेकिन बीजेपी और बीजेपी का जो चुनावी कैंपेन जिस ताबड़तोड़ तरीके से हुआ है, बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है कि गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी सरकार। बाकी तो सब मजा मचे। नमस्कार।